नमस्कार, स्वागत है आपका सती हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कंगना रनौत के विवादित बयान, नेताओं ने की गिरफ्तारी की मांग। सलमान खुर्शीद की अयोध्या की किताब पर बवाल, मध्य प्रदेश में होगी बैन। हिंदुत्व की बहस में राहुल गांधी भी कूदे, कहा हम हिंदुत्व की जरूरत नहीं। चीन को लेकर मोदी पर बरसे राहुल, कहा मिस्टर 56 इंच डर गए। और नफरती सामग्री को फेसबुक ने नहीं रोका, रोकने के लिए खर्च भी काटा गया। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है कंगना रनौत के भीख में मिली आजादी के बयान को लेकर। कल से सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी चैनल्स पर इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि आखिर कंगना रनौत ने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया और उन्हें इस कहे पर पछतावा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पलटवार भी किया है इंस्टाग्राम पर वरुण गांधी को निशाने पर रखते हुए कि गांधी जी के कटोरे में भीख में मिली थी आजादी। अब इसको लेकर विपक्षी नेता काफी हमलावर हो गए हैं और अभी हाल में उन्हें पद्मश्री मिली थी, तो एक काफी डिमांड हो रही है कि इनकी पद्मश्री को वापस लिया जाए। और इन सारे विपक्षी नेताओं में आनंद शर्मा, गौरव वल्लभ, नवाब मलिक जैसे बड़े नेता इसमें शामिल है। नवाब मलिक ने तो ये कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का जिस तरीके से कंगना रनौत ने अपमान किया है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, यानी कि उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर दी गई है। आनंद शर्मा ने क्या कहा है? आनंद शर्मा ने कहा है कि पुरस्कार देने के पहले मानसिक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और उसके नायकों का अपमान ना करें। और पीएम को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। और क्या वो कंगना रनौत के विचारों का समर्थन करते हैं? ये सारे सवाल आनंद शर्मा ने खड़े किए हैं। उसी तरीके से नवाब मलिक ने तो ये तक कह डाला कि ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने मलाना क्रीम, यानी कि वो एक प्रकार की हशीश है, उसकी एक भारी खुराक ले ली है और नशे में आकर ऐसा बयान दिया है। उधर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है, पद्मश्री पाने वालों को आजादी संग्राम को बदनाम करने की सुपारी दी गई है। तो इस तरीके से काफी हमलावर है विपक्षी नेता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा विवादित बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत कंगना रनौत ने दिया है, उनको एक तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस स्टेटमेंट का खंडन न तो सरकार के किसी मंत्री ने न प्रधानमंत्री ने किया है कि आखिर महात्मा गांधी की इस तरीके से अपमान क्यों किया गया, उनकी छवि को ध्वस्त करने की कोशिश क्यों कर रही है और इस तरीके से आजादी के संग्राम को अपमानित क्यों कर रही है कंगना रनौत। इसको लेकर कोई भी आधिकारिक खंडन पार्टी या सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ये काम कर रही है कि जो इंडिपेंडेंस की लेगेसी है उसको मिटाने की कोशिश है और कंगना रनौत उसका एक मोहरा है। कंगना रनौत एक आइकॉन है, बॉलीवुड की अदाकारा है और उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे और उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं भविष्य की, वो भी यही समझेंगी कि जो बातें कंगना रनौत कह रही है वो शायद सही है। तो क्या ये एक सोचा समझा एक पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी की तरफ से? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब कंगना रनौत के विवाद से अगर हम हटे तो एक दूसरे विवाद पर आते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की जो किताब है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, वो कल से सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि उसमें सलमान खुर्शीद का ने एक चैप्टर लिखा है जिसका सैफरन स्काई नाम है और उस चैप्टर में उन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलना की है हिंदुत्व की आईसिस और बोको हरम से, जो कि आतंकी संगठन है। अब इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस को लोग घेरने में लगे हैं, सलमान खुर्शीद को भी घेर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और जो विधि मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के राज्य में इस किताब को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी अपना स्टैंड साफ करे और हिंदुओं को खंडित करना और जातियों में बांटने की कोई कसर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ती है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने महान भारत को बदनाम भारत बताया है और खुर्शीद की जो ये किताब है इसी सोच को वो आगे बढ़ाती है। और
उन्होंने साथ में ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हिंदुत्व जीवन की एक पद्धति है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता इस तरीके से हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदुत्व की छवि को खराब कर रहे हैं। इसको लेकर सारी बीजेपी और तमाम जो राइट विंगर्स हैं वो इसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और इसको लेकर एक अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान खुर्शीद ने चुनाव के समय में क्या कांग्रेस के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है? वही कांग्रेस जो कि नरम हिंदुत्व की तरह आगे बढ़ रही है और हिंदुत्व का वोट बैंक जीतने के पूरे प्रयास कर रही है। और एक ऐसे समय में क्या ये किताब कांग्रेस के लिए घातक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छा खासा एक बखेड़ा इसका सवाल ने खड़ा कर दिया है और इसको लेकर कांग्रेस को अपना वक्तव्य और जो भी उसका स्टैंड है वो स्पष्ट करना होगा। लेकिन चुनाव के एंड मौके पर ही ऐसी किताब सलमान खुर्शीद ने क्यों लिखी? कई लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद और गांधी परिवार के बीच की जो दूरी थी वो बढ़ गई थी और उनके करीब आने के लिए इस तरीके की किताब को सलमान खुर्शीद ने लिखा है। तो क्या ये बात सही है? और क्या कांग्रेस ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है या फिर सलमान खुर्शीद ने केवल अपनी किताब को पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये बातें कही हैं और उसी जो चैप्टर को शेयर किया है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर में बात करते हैं कि राहुल गांधी ने इशारों में सलमान खुर्शीद की किताब पर क्या कुछ कहा है। किताब की कंट्रोवर्सी कल हुई थी और राहुल गांधी ने आज एक जन जागरण अभियान, जो डिजिटल जन जागरण अभियान था, उसका वो उद्घाटन कर रहे थे और इशारों में उन्होंने क्या बात कही है उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है? क्या वो एक ही बात है? और अगर एक है तो इसका एक ही नाम होना चाहिए, अलग नाम क्यों है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या हिंदू धर्म सिख या मुसलमान को मारना है? लेकिन हिंदुत्व का यही काम है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व को किस तरह से आगे बढ़ाती है, सिख को और मुसलमान को मारने के जरिए बढ़ाती है। लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा है वो प्यार और राष्ट्रवाद की है और उन्होंने इस बात को माना कि हमें इसे एडमिट करने में कोई परहेज नहीं है कि जो आरएसएस और बीजेपी की जो घृणात्मक और मारने वाली जो विचारधारा है वो कांग्रेस की प्यार और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर भारी पड़ गई है। और इसलिए अब हमें अपने कार्डर्स की ट्रेनिंग करनी होगी और इस ट्रेनिंग के तहत इस विचारधारा का प्रसार करना होगा। यानी कि यही बातें कल सलमान खुर्शीद ने कही थी और एक तरीके से सलमान खुर्शीद का एंडोर्समेंट किया है राहुल गांधी ने, क्योंकि कल सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत फर्क है, ये दो अलग बातें हैं और इसी बात को दोहराया है और साथ में अपनी विचारधारा को भी बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। साथ में उन्होंने ये तक कह डाला कि उनके जो कार्डर्स की ट्रेनिंग है वो करेंगे, ताकि इशारों में वो इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो अपनी विचारधारा से भटक गया था। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने निगल लिया था इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। तो ये कैंडिड एडमिशन है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा है और अपनी इस कमजोरी को भी माना है कि जो उनकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के आगे कमजोर पड़ गई है। लेकिन अब चुनाव के समय में कितना वक्त रह गया है? कम वक्त है यूपी के चुनाव को, 2024 के लिए भी अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो क्या 2024 तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो ट्रेनिंग है, विचारधारा की ट्रेनिंग, क्या वो पूरी कर पाएंगे? कांग्रेस को क्या इसका फायदा मिल पाएगा? ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियां मानी है, ये एक बड़ी बात है। और गलती मानते मानते उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला किया और उनकी विचारधारा को बताया कि ये जो विचारधारा है ये हिंदू, ये मुसलमानों और सिख को मारने वाली विचारधारा है। तो अपनी गलतियों को मानते मानते उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया है और पूरे देश को ये बताया है कि देखिए यही विचारधारा है जो आज की है और कांग्रेस की विचारधारा कमजोर हो गई है। यानी कि इस बीजेपी और कांग्रेस जो आरएसएस की जो विचारधारा है उसे देश को छोड़ना होगा। इशारों में उन्होंने ये बात कही है और एक तरीके का स्पष्टीकरण भी है जो सलमान खुर्शीद की लिखी नई किताब के द्वारा जो विवाद पैदा हुआ था उसका भी एक स्पष्टीकरण है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
बात करते हैं चीन और भारत सीमा विवाद की। अभी हाल में आपने देखा था कि पेंटागन की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक गांव बसा दिया है और करीब 100 घरों का एक गांव है जो बसा हुआ है और उसको लेकर आज राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर काफी हमला किया है और उन्होंने कहा है कि श्रीमान 56 इंच लगता है डर गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की कोई रणनीति नहीं है चाइना को लेकर, सरकार लगातार लोगों से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा है कि सीमा मुद्दे को लेकर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत, उनका कुछ बयान है और विदेश मंत्रालय का कुछ बयान है, क्योंकि सीडीएस रावत ने इस बात का खंडन किया है कि नहीं ऐसा कोई गांव नहीं है और विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को नहीं स्वीकारा है। तो इन दोनों विभागों में कोई सामान्यता नहीं है। इस बात को लेकर आज राहुल गांधी ने हमला बोला है। अब विपक्ष के हमला बोलने से बात खत्म नहीं हो जाती। गंभीर सवाल है कि एलएसी पर सरकार क्यों चुप है, सरकार इस विवाद को मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है, सरकार की रणनीति चाइना को लेकर क्या है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में सरकार कहीं ना कहीं चाइना से डर गई है। क्यों? क्योंकि चाइना से जुड़ा हुआ हमारे देश का एक बहुत बड़ा व्यापार है, कहीं उस व्यापार पर असर ना हो, इसको लेकर जो सरकार की राष्ट्रवाद की नीति है वो भी वहां पर कमजोर पड़ जाती है। तो आखिर चाइना को लेकर हम इतना कमजोर, इतना असहज, इतना लाचार क्यों महसूस करते हैं? इसी को लेकर आज का कांग्रेस के जो पूर्व प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है और डायरेक्ट अटैक किया है मोदी जी पर, क्योंकि 56 इंच के सीने की बात कही जाती थी कि ये वही 56 इंच का सीना है जिसने की सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो आखिर इस तरीके की स्ट्राइक चाइना पर क्यों नहीं की जाती? लेकिन एक गंभीर सवाल है कि देश में और देश के लोगों के बीच चाइना के प्रति हमारी क्या रणनीति है, इसके बारे में किसी को कोई कुछ नहीं पता है। इसी रणनीति को साफ करने के लिए राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं। आखिर मोदी सरकार की चुप्पी चाइना को लेकर कब टूटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आखिरी खबर में फेसबुक की, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वो नफरत की जो सामग्री है उसको बढ़ाता है, भड़काऊ और विभाजनकारी चीजों को लोगों के बीच में परोसता है। और इसी को लेकर अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, कुछ नए दस्तावेज सामने आए हैं कि ऐसी नफरत वाली सामग्री को रोकने वाले खर्च में कटौती कर रहा था फेसबुक। अब आपको बता दें कि हाल में अभी हमने क्या देखा था कि जो एल्गोरिथम्स हैं फेसबुक के, वो इस तरीके के हैं कि वो नफरत वाली जो पोस्ट्स हैं उनको फैलाता है, जो भड़काऊ सामग्री है उसको परोसता है। और इन दस्तावेजों से ये पता चला है, ये दस्तावेजों का आधार क्या है, अमेरिकन आयोग जो SEC है उसको ये दस्तावेज दिए गए हैं, जो विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन द्वारा ये दिए गए थे और उनके लॉयर द्वारा। सारे जो विश्व के कई मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इन दस्तावेजों को उसको खंगाला है। और उसके बाद जो 6 अगस्त 2019 के बाद ये पता चला है कि 3 खर्चों में कमी की गई है। पहला ये कि जो कम यूजर रिपोर्ट्स की समीक्षा करना, यानी कि यूजर रिपोर्ट्स को कम आंकना। दूसरा है किसी आपत्ति के पहले संदेहास्पद सामग्री की समीक्षा को कम मानना। और तीसरा है कि कम अपीलों की समीक्षा करना, यानी कि जो अपील्स आ रही हैं उनकी कम समीक्षा करो। इन चीजों में खर्च को कम किया है। अब क्यों कम किया गया है ये किसी के समझ से परे नहीं है, लेकिन फेसबुक कहता है कि नहीं, हम तो सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। फेसबुक के लगभग 40,000 एम्प्लॉइज सिर्फ सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 भारतीय भाषा सहित 70 से अधिक भाषाओं में सामग्री की समीक्षा हो रही है। लेकिन 2000 के बाद इस खर्च में किस तरीके से बदलाव किया गया है, किस तरीके से कमी आई है, इसको लेकर फेसबुक के पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या फेसबुक के लिए बिजनेस इंटरेस्ट क्या इतना प्यारा है कि वो फेसबुक की सुरक्षा, जो यूजर सेफ्टी है, उससे समझौता कर रहा है? तो आप सोच सकते हैं कि फेसबुक एक कितना खतरनाक टूल है इस समाज के हाथ में। और उसे और हमें और आप सबको शायद बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। और इसके इस्तेमाल से आप कैसे बच सकते हैं? फेसबुक तो आपको इस तरीके की सामग्री परोसता रहेगा, लेकिन आप कैसे बचेंगे उसकी रणनीति शायद अब ऐसा लगता है कि आपको ही बनानी पड़ेगी। अमेरिकन आयोग में इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है, उसमें से क्या कुछ निकलता है। लेकिन फेसबुक कितना खतरनाक टूल है, एक विभाजनकारी यंत्र है समाज के हाथ में, आप इसे देख सकते हैं, जिसका फायदा फेसबुक को तो हो ही रहा है और साथ में जो सत्ताधारी जो दल हैं उनको कितना फायदा होता है कि वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा
इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो सिद्ध करते हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।